नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम यूजीसी नेट के सॉल्व पेपर को लेकर के एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज का आज यह पहला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम जून 2006 के सेकेंड पेपर जो पॉलिटिकल साइंस का है उसको सॉल्व करेंगे। हम न केवल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उनके उत्तरों को जानेंगे, बल्कि साथ ही साथ उनके से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मेरे बारे में दिया हुआ है और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य जो महत्वपूर्ण हमारी लेक्चर सीरीज हुई है, पॉलिटिकल थियरी पर है लेक्चर सीरीज, इंडियन पॉलिटी पर है, इसके अलावा कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स पर है, तो उस पर भी आप उनके लिंक और उनके पीडीएफ भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह जो लेक्चर सीरीज है जो नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें यह यूजीसी नेट के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम्स में और पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर जून 2006 का पेपर है आपके सामने और यहाँ पर हिंदी माध्यम से हम इसे कवर करेंगे, लेकिन आपको कोई भी माध्यम की परेशानी नहीं होगी। हम बीच बीच में अंग्रेजी के भी शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे जिससे आपको कम परेशानी हो। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा यानी एपीटाइट शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? तो बुभुक्षा यानी एपीटाइट शब्द का प्रयोग किस वर्ग के संदर्भ में किया है प्लेटो ने, इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्लेटो की पुस्तक का नाम था रिपब्लिक और उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बताया कि जो समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, यानी समाज में अगर वर्गों के आधार पर बांटना हो तो 3 तरह का वर्ग बनेगा। जैसा इसमें ऑप्शन दिया है उस आधार पर हम उसी क्रम में बताते हैं। पहला सैनिक वर्ग है। सैनिक वर्ग का जो सैनिक वर्ग है उसका महत्वपूर्ण गुण होगा वो साहस होगा। दूसरा शासक वर्ग है, उसका महत्वपूर्ण गुण विवेक होगा। और तीसरा है शिल्पकार। शिल्पकार का महत्वपूर्ण गुण जो होगा वह होगा बुभुक्षा यानी एपीटाइट। तो पहले प्रश्न का उत्तर यानी सी, शिल्पकार। दूसरा प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार निम्न में से किस विचारक का योगदान है? तो सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का जो विचार है वह अरस्तु ने दिया था। प्लेटो का जो राज्य है वह एक आदर्शवादी राज्य है, तो अरस्तु का राज्य जो है वह सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य है, यानी दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन होगा सी। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में 2 सूची दी हुई है, दोनों सूचियों को आपस में मिलान करना है। पहली सूची के जो सिद्धांत हैं उनको दूसरी सूची के विचारकों से मिलाना है। तो शुरू करते हैं। पहली सूची है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का संबंध मैकियावेली से है। मैकियावेली ने जो मध्य युग के समाप्ति के पश्चात आधुनिक युग की शुरुआत होती है तो वह मैकियावेली के चिंतन से ही मानी जाती है, यानी मैकियावेली वह पहला विचारक है जो कि आधुनिक युग की विशेषताएं रखता है। तो इसने धर्म की जो बातें हैं, राज्य में धर्म का हस्तक्षेप और धार्मिक राज्य की जो प्रक्रिया है, स्थापना है, उसको उसने नकार करके और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में इसने अपने राजनीतिक चिंतन को प्रस्तुत किया। तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मैकियावेली से संबंधित है। इसके बाद मैकियावेली के बाद दूसरा है सहमति का सिद्धांत। सहमति का सिद्धांत लॉक से संबंधित है। जॉन लॉक जो कि एक समझौतावादी विचारक माने जाते हैं। 3 विचारक जो मुख्य रूप से समझौतावादी माने जाते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। तीसरा है व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो व्यक्तिवादी सिद्धांत का संबंध हॉब्स से है। हॉब्स ऐसा पहला विचारक है जिसने व्यक्ति की गरिमा यानी व्यक्ति के को महत्वपूर्ण माना और यह माना कि राज्य की उत्पत्ति किसी देवता के कारण नहीं हुई, किसी देवता की इच्छा से नहीं हुई, बल्कि व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से राज्य को निर्मित किया है, यानी आपस में समझौता करके बनाया है। तो हॉब्स ऐसा पहला व्यक्तिवादी विचारक है। इसके बाद चौथा है स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो स्वतंत्रता का सिद्धांत रूसो से संबंधित है। इस तरह से हमने चारों विकल्पों का मिलान कर लिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं है? तो एक एक करके हम देखते हैं इसको। पहला है राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार। तो राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार तो महात्मा गांधी का विचार है, चौथे का पहला सही। दूसरा नव मानववाद का विचार, यह एम एन रॉय यानी न्यू ह्यूमनिज्म की जो बात थी वह एम एन रॉय की है। तीसरा है गांव के पुनर्गठन का विचार। तो गांव के पुनर्गठन का विचार तो गांधी जी का विचार है। यहाँ पर जेपी नारायण दिया है,
तो ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है टू टेराटाइज है, टू ट्रिटीज है, टू ट्रिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक जो टू ट्रिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है, यह पुस्तक लिखी गई थी जॉन लॉक के द्वारा 1690 में। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा जॉन लॉक, और यह 1690 में लिखी गई थी। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित बताया है? तो समझौतावाद पर आधारित सिद्धांत था जॉन रॉल्स का। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेनिन, नॉजिक, रॉल्स और रूसो, तो रूसो का भी सिद्धांत समझौतावाद पर ही आधारित है, लेकिन इसने न्याय के बारे में चर्चा नहीं की। प्रश्न पूछ रहा है न्याय के सिद्धांत को समझौतावाद पर आधारित किसने किया? तो यह है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम था थियरी ऑफ जस्टिस। 1971 में ये प्रकाशित हुई, और इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि जब न्याय की स्थापना के लिए उन्होंने एक तर्क दिया कि एक काल्पनिक स्थिति की आप कल्पना करिए, कैसी स्थिति की कल्पना करिए जिसमें व्यक्ति को अपनी स्थितियों के बारे में, अपनी जो उनका स्टेटस के बारे में पता ना हो, उन्हें ये ना पता हो कि वह गरीब हैं या अमीर, उन्हें सामाजिक अवस्था के बारे में पता ना हो, तब ऐसे लोग अगर आपस में समझौता करेंगे तो वो यह चाहेंगे कि जो सबसे गरीब हो उसका लाभ ज़्यादा हो, क्योंकि उन्हें ये डर लगा रहेगा कि हम भी हो सकता है सबसे गरीब यानी हीनतम अवस्था में चले जाएं, तो इसलिए वो हीनतम व्यक्ति के लाभ की बात करेंगे। तो इस आधार को लेकर के जॉन रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया। यह जो पॉलिटिकल थ्योरी की सीरीज है, जिसमें हमने जस्टिस पर एक लेक्चर कवर किया है, जिसमें जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में डिटेल में मैंने बताया है, तो आप उसे देख सकते हैं। यह परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर से पूछता है, तो आप उसे जरूर देख लें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं है? तो पहला है दो तलवारों का सिद्धांत। दो तलवारों का सिद्धांत है जॉन ऑफ सेल्सबरी का। तो इसमें इन्होंने बताया था कि जो ईश्वर, दो तलवारों का इनका ये मतलब था कि दो तरह के शासन हैं, एक ईश्वरीय राज्य है और दूसरा भौतिक राज्य है। तो भौतिक राज्य की जो शक्ति है वह राजा के पास है, और जो ईश्वरीय राज्य है उसकी शक्ति चर्च यानी पोप के पास है। तो इनकी यह जो दो तलवारों का सिद्धांत है वह राज्य के दोहरी संप्रभुता की बात करता है। बाद में इन दोनों के बीच में आपस में टकराव भी होता है, कभी राजा विजयी होते हैं, कभी चर्च विजयी होता है। तो ये मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, दो तलवारों का सिद्धांत। तो इसमें जॉन ऑफ सेल्सबरी का ये है। तो पहला जोड़ा तो सही है। अगले पे चलते हैं, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत। तो न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत भी रॉल्स का है, ठीक। इसके बाद है अंतर्विरोध का विचार। अंतर्विरोध का विचार माओ का है। माओ यह कहता है कि जो भी कंट्राडिक्शन है वह किस तरह से उपस्थित होते हैं और किस तरह से कंट्राडिक्शन आपस में एक नए व्यवस्था को जन्म देते हैं, इसके बारे में रॉल्स ने अंतर्विरोध के विचार में बताया। डिटेल में आपको जानने के लिए रॉल्स के राजनीतिक विचारों के बारे में जानना पड़ेगा। चूंकि हम क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं तो सभी विचारों को हम एक क्रम से नहीं बता पाएंगे, पर जो भी महत्वपूर्ण मुझे लगेगा वह उसका थोड़ा थोड़ा हिंट आपको देते रहेंगे। अगला है नवमानववाद का विचार। तो नवमानववाद का विचार लेनिन का नहीं है बल्कि यह एम.एन. रॉय का है। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन इसका गलत है और यही इसमें पूछा गया है। 8वें प्रश्न पर चलते हैं। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत कौन सा है? अब यह एक यूजीसी नेट के साथ एक समस्या है कि पेपर इंग्लिश में बनाते हैं और हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या हो जाती है हिंदी वाले छात्रों के साथ कि उसका अनुवाद मशीनी अनुवाद करते हैं और वह गूगल ट्रांसलेटर का अनुवाद बहुत ही अजीब तरह का अनुवाद होता है। इसमें पूछा गया है कि नियामक राजनीति यानी जो नॉर्मेटिव पॉलिटिक्स है उसका कृत विद्रोही मतलब उसका विरोध करने वाला कौन सा सिद्धांत है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मेटिव पॉलिटिक्स के विरोध में कौन सा सिद्धांत है। तो वह है ये नॉर्मेटिव थियरी के विरोध में, तो वह है व्यवहारवाद। आपको याद आ रहा होगा कि व्यवहारवाद नॉर्मेटिव थियरी के विरोध में उत्पन्न हुआ था। पहले यह आदर्श व्यवस्था जो थी, आदर्श राजनीतिक सिद्धांत थे, उसके विरोध में इसने क्या चाहिए की जगह क्या है का अध्ययन करना शुरू किया। तो यह व्यवहारवाद के अंतर्गत ही हुआ। तो 8वें का सही उत्तर होगा ए यानी व्यवहारवाद।
9वां प्रश्न है, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। तो चर्च की इस विचार की पुष्टि किसने की? तो जब आप मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक काउंसिलियर मूवमेंट चला था, परिषदीय आंदोलन चला था, जिसमें यह बताया गया कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि सभी सदस्यों के हाथ में होगी। चर्च की सत्ता चर्च के सदस्यों या परिषद के हाथ में होगी। तो इसी की बात की जा रही है। तो 9वें का सही उत्तर होगा परिषदीय आंदोलन या काउंसिलियर मूवमेंट। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। प्रश्न क्रमांक 10 में दो कथन दिए हुए हैं। दो कथन हैं जिसमें कि पहला कथन है और दूसरा उसका कारण है। तो पहला पढ़ते हैं। जो कथन एक है वो कहता है कि हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। तो यह बात सही है कि हीगल ने ऐसा कहा था कि वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब भी कोई आदर्श व्यवस्था होती है यानी आदर्शवादी विचारक होता है, वह ज़्यादातर राजतंत्र का समर्थक होता है, वह ज़्यादातर दैवीय अधिकारों का समर्थक होता है, क्योंकि उसने एक मानक बना लिया है। तो हीगल जो कि एक आदर्शवादी व्यक्ति है, इसलिए उसने राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। तो यह पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है? परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। तो दूसरा कथन भी सही है, लेकिन अब इसमें ऑप्शन ये चुनना है कि क्या दूसरा कथन यानी कारण आर जो है, क्या वह कथन ए का कारण बताता है, उसकी व्याख्या करता है या नहीं। तो असल में ये उसकी व्याख्या नहीं करता। तो इस तरह से 10वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इस तरह के प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको न केवल राजनीतिक सिद्धांत की अच्छी जानकारी होनी होगी, बल्कि आप उसे किस तरह कनेक्ट कर पाते हैं इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सिद्धांत और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित हमारी सीरीज चैनल पर उपलब्ध है। चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस पर लिंक पर क्लिक करें और उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन और पब्लिक एड की सीरीज पर काम चल रहा है, वह भी शीघ्र ही अपलोड कर दी जाएंगी। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अब यहाँ पर 4 लोगों का नाम दिया हुआ है। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण जो जानने की बात हो यह है कि इनमें से कौन कौन राज्य पुनर्गठन से संबंधित हैं। तो जो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है वह कौन थे? के.एम. पणिक्कर थे, ठीक, जस्टिस फजल अली थे और हृदयनाथ कुंजरू थे। तो इनमें से 3 लोग तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित थे। जस्टिस जो राजमन्नार थे, राजमन्नार कौन थे? तो राजमन्नार जो थे वह थे केरल के और न्यायाधीश थे, और इनको ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो जस्टिस राजमन्नार थे इनको नियुक्त किया गया था केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में, किस तरह से केंद्र और राज्य के बीच में संबंध हो यह बताने के लिए। तो जस्टिस राजमन्नार का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से है। अब बचे 3 लोग, के.एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और जस्टिस फजल अली। तो इस तरह से इन तीनों में से कौन ऐसे हैं जिनका कि संबंध मुख्य रूप से राज्य पुनर्गठन आयोग से है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित हैं जस्टिस फजल अली। फजल अली जो हैं वह इस आयोग के अध्यक्ष थे, और बाकी जो 2 लोग हैं वह इसके सदस्य थे, यानी के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जो थे वह इसके सदस्य थे। जस्टिस फजल अली इस आयोग के, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। दूसरा है राधाकृष्णन। तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक। तीसरा है सी राजगोपालाचारी। तो जो सी राजगोपालाचारी हैं वह पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक ना, जो भारतीय व्यक्ति थे। और जो डी ऑप्शन है वह है मावलंकर, जीवी मावलंकर इनका पूरा नाम था। यह पहले लोकसभा के स्पीकर थे, ठीक, लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। तो इन चारों लोग जो थे, इन चारों लोगों का पहला पद है, इसलिए इनको चारों को नाम आपको याद रखना जरूरी है। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी सी राजगोपालाचारी।
13वां प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था उस संघीय राज्य के निकट है। तो इन चार ऑप्शन में से किसके निकट है? तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा राज्य के निकट है, जिसमें कि यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र और राज्य की शक्तियां अलग अलग सूचियों में बता दी गई हैं और बची हुई शक्तियां केंद्र सरकार को सौंप दी गई हैं। जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर केंद्र की शक्तियां बता दी गई हैं, बाकी सभी बची हुई शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं। अर्थात केंद्र कमजोर और राज्य सरकार ज़्यादा मजबूत हैं स्थिति में है, जबकि कनाडा और भारत में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं। यानी यहाँ का संघवाद कहा जाता है कि केंद्र की ओर झुका हुआ संघवाद है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से किस प्रश्न क्रमांक 14 आपके सामने है, निम्न में से किस के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। दूसरा है केंद्रीय वित्त मंडल, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते। वित्त आयोग के अध्यक्ष किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग ऐसी संस्था है जो केंद्र और राज्य के बीच में धन के बंटवारे, यानी आय से प्राप्त जो कर से प्राप्त जो आय है उसके बंटवारे की बात करती है, उसका अनुपात निर्धारित करती है। तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वर्णित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वह प्रधानमंत्री नहीं होता है। वर्तमान में एन.के. सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो यह प्रश्न भी आपको यह तथ्य भी आपको याद रखना पड़ेगा। वर्तमान में एन.के. सिंह जो हैं वह वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इन चार में से कौन सी व्यवस्था भारतीय संसदीय व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यह व्यवस्था तो भारत में ही, संसद चाहे तो मंत्रिमंडल को हटा सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, उसके व्यय में कटौती कर सकता है। न्यायिक सर्वोच्चता, तो भारत में भी न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना है, क्योंकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय संसद के नियमों को संविधान के उल्लंघन पर हटा सकता है। यानी संसद का कोई नियम अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। तो भारत में न्यायिक सर्वोच्चता है। संघवाद भी भारत में है। जो तीसरा ऑप्शन है सी, वह है शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों का पृथक्करण भारत में नहीं है, यानी इसका सही ऑप्शन होगा शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। शक्तियों के पृथक्करण का मतलब होता है कि जो व्यवस्थापिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, या जो भी हो राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच में कोई संबंध न हो, बल्कि यह अलग अलग हो। तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो संसद के सदस्य होते हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं, वही मुख्यमंत्री, वही मंत्री बनते हैं। इसलिए भारत में शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था नहीं है। किसी भी संसदीय शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए अनुच्छेद 61 है महत्वपूर्ण। तो इसमें ऑप्शन में 61 कौन सा है? 61 है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में तो एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, ठीक, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 61 है यह महाभियोग से संबंधित है, ठीक। तो इस तरह से अनुच्छेद प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर होगा बी। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए? ये भारत की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है और वह है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इस समय जो संविधान संशोधन किया गया उसमें दो शब्द जोड़े गए, ध्यान रखिएगा। पहला है धर्मनिरपेक्ष और दूसरा है समाजवाद। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, यह दो नए शब्द जोड़े गए। प्रश्न क्रमांक 17 का ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 18, लोकसभा में राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 वर्ष तक बढ़ाई गई, ठीक। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष तक बढ़ाया गया। यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो यह किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 18वें का सही उत्तर होगा ए। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19,
राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। तो राज्य के जो मंत्री हैं इन पर अभियोग किसके आदेश से या किसकी अनुमति से हो सकता है? तो जो राज्य के मंत्री हैं उन पर राज्यपाल के आदेश से, राज्यपाल की अनुमति से अभियोग लगाया जा सकता है। यानी 19वें का सही उत्तर होगा बी, राज्यपाल। प्रश्न क्रमांक 20 है आपके सामने। भारत में सामाजिक रूप से उन्नत राज्य कौन सा है? तो सामाजिक रूप से उन्नत राज्य है केरल। केरल में साक्षरता दर अधिक है, केरल में स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक हैं। केरल में जो सामाजिक मानदंड हैं, स्कूल, कॉलेज, साक्षरता, लिंगानुपात, शिशु मृत्यु दर में कमी, ये जितने भी सामाजिक मापदंड हैं उनमें केरल पहले नंबर पर है। तो 20वें का उत्तर होगा सामाजिक रूप से उन्नत राज्य है केरल। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21। यह किसने कहा कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति है। ठीक, राजनीति का विषय है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लॉसवेल, दूसरा लास्की, तीसरा डेविड ईस्टन और चौथा है आलमंड। तो कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। यह कथन है लॉसवेल का। लॉसवेल की पुस्तक का ही नाम था पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो यह 1936 में प्रकाशित पुस्तक थी और इसी के आधार पर यह प्रश्न बना है। तो ध्यान रखिएगा, कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, यह लॉसवेल की पुस्तक का नाम है और यह 1936 में प्रकाशित हुई थी। यानी 21 का सही उत्तर होगा ए, लॉसवेल। प्रश्न क्रमांक 22 है, सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत कैसे आया? तो सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत के आगमन का क्या क्रम रहा है, यह बताना है। तो पहले यह जीव विज्ञान में था, उसके बाद राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में आया। तो इस तरह से 22वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जीव विज्ञान द्वारा राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र में। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 में। प्रश्न क्रमांक 23 कहता है, विश्व की सबसे पुरानी द्वितीय सदन है। तो विश्व का सबसे पुराना दूसरा सदन है, वह है लॉर्ड सभा। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 सदन है, जैसे भारत में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 2 सदन है, जिसमें जो दूसरा सदन है, यानी जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वैसे वहाँ पर लॉर्ड सभा है। तो 23वें प्रश्न का उत्तर होगा बी, लॉर्ड सभा। 24वां प्रश्न है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक विकास के संकट को उसने कौन कौन से संकटों की पहचान की थी लुसियन पाई ने, उसके बारे में देख लेते हैं। पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहचान का संकट, वैधता का संकट, नगरीकरण औद्योगिकरण का संकट और चौथा है सहभागिता का संकट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। देखते हैं इसका कौन से ऑप्शन में यह प्राप्त होता है। इनमें से वैधता का संकट, नगरीकरण और औद्योगिकरण का संकट, सहभागिता का संकट, यह तीनों राजनीतिक विकास के संकट के रूप में लुसियन पाई ने इन तीनों की पहचान की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता है। तो 4 यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा उसकी मुख्य विशेषता है? पहला है विचारधारा, दूसरा है विधि का शासन। तो विधि का शासन तो महत्वपूर्ण है संविधानवाद के लिए। तीसरा है प्रतिनिधि संस्थाएं और चौथा है सशक्त लोकमत। तो इन चारों में से 3 महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से कि विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन बी। अब आपको यह जानना है कि संविधानवाद क्या है। तो संविधानवाद के बारे में हम बता दें कि संविधानवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि संविधान यानी कानून के अनुसार शासन होता है और संविधान जो होता है वह जन इच्छा के अनुकूल होता है। तो इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी 3 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 26। प्रश्न क्रमांक 26 में पूछा गया है कि निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? शासक वर्ग विशिष्ट शासन करता है, यह मत है मुख्य रूप से परेटो का। जो परेटो थे, ये
जो एलिट थियरी है यानी अभिजन सिद्धांत, इससे संबंधित थे। और इनकी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में इन्होंने बताया है कि शासक वर्ग विशेष पैतरों से या विशेष प्रयास करके और हमेशा शक्ति को अपने पास सीमित रखना चाहता है, यानी वह विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। 27वां प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26वें प्रश्न का उत्तर है परेटो यानी ऑप्शन बी। 27वां प्रश्न पर चलते हैं। 27वां प्रश्न है, कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है? तो फ्रांस ऐसा देश है जिसमें कि संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली का मिश्रण पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 28, राजनीतिक दलों को 3 वर्गों में एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति में किसने बांटा? तो ये थे जीन ब्लॉन्डेल। जीन ब्लॉन्डेल ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीतिक दलों को तीन वर्गों में विभाजित किया, एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति। तो 28वें का उत्तर होगा जीन ब्लॉन्डेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? तो इनमें से यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा देश है जिसके प्रत्येक राज्यों का अलग अलग संविधान है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 29 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 30 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 यह कहता है, 2 कथन है, पहला कथन है और दूसरा कारण। पहले कथन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रहित में नवीन अखिल भारतीय सेवा में सर्जन या निर्माण कर सकती है। तो यह जो प्रश्न है, यह जो कथन है, यह सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है, राज्यसभा राष्ट्रहित को प्रस्तर ढंग से परिभाषित कर सकती है। तो यह भी सही है, यानी दोनों कथन सही हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है, ए और आर दोनों सच हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए सही है, यानी 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 31। प्रश्न क्रमांक 31 क्या कहता है, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है? तो शक्ति संतुलन किस सिद्धांत का जो सिद्धांत है उसका आधार क्या है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो उसका मुख्य लक्ष्य है यथापूर्व स्थिति, यानी जो शक्तियाँ संतुलन स्थापित करना चाहती हैं वह यह चाहती हैं कि जो पूर्व की स्थिति है वही बनी रहे, जो पहले से शक्तिशाली है वही शक्तिशाली बना रहे और जो पहले से निर्बल है वह निर्बल बना रहे। यह अंतर्राष्ट्रीय का शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लेक्चर सीरीज में इसको कवर किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबद्ध रखती है। तो शांति प्रस्ताव की कार्यसूची थी वह संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसने एक शांति के लिए प्रस्ताव पारित किया था और यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। 32वें प्रश्न का उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 33 पर चलते हैं। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसका अभिव्यक्त किया गया। तो प्रकृति का वस्तुपरक कानून यानी ये जो सब्जेक्टिव लॉ ऑफ नेचर है, इसके लिए यह किसका था या किससे संबंधित है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 33 का उत्तर होगा मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ, यहाँ पर हिंदी में पूरा नाम नहीं लिखा, केवल मार्गेंथा लिखा हुआ है। मार्गेंथाउ जो थे इनका संबंध यथार्थवाद के सिद्धांत से है। तो प्रश्न क्रमांक 33 का सही उत्तर होगा सी, यानी मार्गेंथाउ। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को किसने अभिव्यक्त किया? तो व्यापारिक राज्य का सिद्धांत है, इन 4 में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही होगा, रॉबर्ट कॉक्स। रॉबर्ट कॉक्स से संबंधित है व्यापारिक राज्य का इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रोजक्रांस। रोजक्रांस से संबंधित है व्यापारिक राज्य का सिद्धांत। तो प्रश्न क्रमांक 34 का उत्तर होगा ए, रोजक्रांस। प्रश्न क्रमांक 35, यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं किसके साथ? तो 4 ऑप्शन है, सुरक्षा के साथ, युद्ध के साथ, विचारधारा के साथ, राष्ट्रीय हित के साथ। वास्तव में यथार्थवाद का विचार राष्ट्रीय हित के साथ संलग्न है, यह राष्ट्रीय हित से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। तो 35वें का प्रश्न का उत्तर होगा डी, राष्ट्रीय हित।
प्रश्न क्रमांक 36 आदर्शवाद आधारित है। आदर्शवाद इनमें से किस पर आधारित है? तो विधि की प्रधानता पर, शांति की प्रधानता पर, विवेक की प्रधानता पर और नैतिकता की प्रधानता पर। तो 36वें का सही उत्तर होगा नैतिकता की प्रधानता पर। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, दूसरा उसका कारण है। वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। तो यह कथन सही है। दूसरा है, कोई राष्ट्र राज्य जब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। तो कथन एक सही है। दूसरा कथन है, कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। तो दूसरा कथन गलत समझ में आ रहा है क्योंकि यह आपस में ही एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। जब भी कभी आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के समय यह लगे कि कोई प्रश्न गलत है या उसके दो कथन या उसका एक जो प्रश्न है उसके दो पार्ट आपस में विरोधाभासी हैं, तो इनके लिए आपको यह ज़रूरी है कि आप उसके इंग्लिश वर्जन को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि यह प्रश्न हिंदी वर्जन में गलत है। जो इसका इंग्लिश है वह गलत नहीं है, वह सही है। तो इस तरह से जो पहला कथन है उसे हमने देखा था कि वह कथन सही है, वैश्वीकरण के राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। दूसरा कथन भी सही है लेकिन वह पहले कथन की व्याख्या नहीं करता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 37। प्रश्न क्रमांक 37 में दो सूचियां हैं, इन सूचियों को आपस में मिलान करना है। इन सूचियों में पहला है पीवी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव का संबंध किससे है? नरसिम्हा राव का संबंध है पूर्व की ओर देखो की नीति से। इन्होंने पूर्वी जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनसे संबंध सुधारने के बारे में जोर दिया, जिसे पूर्व की ओर देखो नीति कहा जाता है, लुक ईस्ट पॉलिसी। दूसरा है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का संबंध है वास्तविक असंलग्नता यानी वास्तविक गुटनिरपेक्षता। मोरारजी देसाई के पहले जो सरकारें थीं उनका सोवियत रसिया के प्रति रुझान ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा झुकाव था। उसके बाद भी वह अपने आप को गुटनिरपेक्ष मानती थी या कहती थी। मोरारजी देसाई ने सोवियत रसिया और अमेरिका दोनों के बीच में समान संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया और वास्तविक असंलग्नता या वास्तविक गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके बाद तीसरा है AB वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध पोखरण सेकंड से है, जो दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया। राजीव गांधी का संबंध 6 राष्ट्रों के निशस्त्रीकरण सम्मेलन से है। तो इस तरह से हमने चारों ऑप्शन मिला लिए हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 39 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 39 में 4 घटनाएं दी हुई हैं और इन चारों घटनाओं का संबंध यह बताना है कि इनमें से कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी घटना बाद में हुई है। तो इन चारों घटनाओं को जानने के लिए आपको यह भी जानना पड़ेगा कि ये चारों घटनाएं किस समय में हुई हैं और किससे संबंधित थी। तो शुरू करते हैं। पहला है तेहरान सम्मेलन। तो जो तेहरान सम्मेलन है सेकेंड वर्ल्ड वार से संबंधित है और सेकेंड वर्ल्ड वार में किस तरह से युद्ध लड़ा जाए, कौन सा मोर्चा खोला जाए, इससे संबंधित यह था तेहरान सम्मेलन। तो तेहरान सम्मेलन इन सभी घटनाओं में महत्वपूर्ण है और सबसे पहले का है। दूसरा है याल्टा सम्मेलन। तो याल्टा सम्मेलन यूरोप के पुनर्गठन से संबंधित है। तीसरा है पोट्सडैम सम्मेलन, जो कि युद्ध के पश्चात किस तरह से जर्मनी के शासन को व्यवस्थित किया जाए, चलाया जाए, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी का जो सिद्धांत आया, तो इस तरह से पोट्सडैम सम्मेलन हुआ। और चौथा है सैन फ्रांसिस्को की संधि, जिससे यूएनओ की स्थापना हुई। तो अब आप अगर विश्व इतिहास का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते होंगे तो यह समझ गए होंगे कि इन चारों का क्रम सही है। सबसे पहले तेहरान सम्मेलन हुआ, उसके बाद तेहरान सम्मेलन हुआ जिसमें कि युद्ध की रणनीति निर्धारित की गई। 43 में हुआ था, 1943 में। और यह निर्धारित किया गया कि कौन से फ्रंट पर सेनाएं लड़ेंगी, सेकंड फ्रंट कहाँ खोला जाएगा, रसिया किस तरह से कैप्चर करेगा। तो यह सारी जो रणनीति निर्धारित हुई थी तेहरान सम्मेलन में की गई थी। इसके बाद याल्टा सम्मेलन हुआ था जिसका संबंध यूरोप के संगठन या पुनर्गठन से है। तीसरा है पोट्सडैम सम्मेलन, जो कि जर्मनी के शासन को किस तरह से किया जाए, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी। और चौथा है सैन फ्रांसिस्को, जो यूएनओ से संबंधित है। तो इस तरह से चारों सही क्रम में है। 39वें का सही ऑप्शन होगा ए।
इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 40। प्रश्न क्रमांक 40 में यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं उनको क्रम से व्यवस्थित करना है। ठीक, तो देख लेते हैं कि क्रम से कौन कौन होंगे। सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो त्रिगवेली थे। जो त्रिगवेली थे, त्रिगवेली का टाइम पीरियड है 1946 से 1952। तो त्रिगवेली 1946 से 1952 तक है। उसके बाद है डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड का है 53 से 61 तक। तो दूसरे नंबर पर हैमरशोल्ड है। तीसरे नंबर पर हैं यू थांट, जिनका क्रमांक है जिनका वर्ष है 1961 से 71 तक। और चौथे नंबर पर हैं कुर्तवाल्डहीम। कुर्तवाल्डहीम 1972 से 1981 तक। तो इस तरह से 40वें प्रश्न का जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी। सबसे पहले त्रिगवेली, ऐसे त्रिगवेली के बाद डैग हैमरशोल्ड, फिर यू थांट, फिर कुर्तवाल्डहीम। तो इस तरह से ये जो चारों क्रम है अभी तक 9 जो कि वो हुए हैं, 9-10 हुए हैं। एंटोनियो गुटेरेस को मिला करके 10 महासचिव हुए हैं। इनका क्रम आप याद कर लीजिए और इस क्रम को याद करने से आपका एक प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षा में ज़रूर सही हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर इससे प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 41। लोक प्रशासन के विषय में लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई। तो लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में। प्रश्न क्रमांक 42 है। लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण कौन सा रहा है। तो किसी भी विषय के अध्ययन का जो पहला दृष्टिकोण है, प्राचीनतम दृष्टिकोण है, वह है दार्शनिक, क्योंकि दार्शनिक दृष्टिकोण सिद्धांतों के निर्माण के पहले दर्शन पर आधारित रहता है। तो इस तरह से कोई भी विषय सबसे पहले दर्शन के रूप में आती है, उसके बाद से फिर वह व्यवहार में लागू की जाती है या उसमें अन्य नए शोध होते हैं, सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 42 का उत्तर होगा दार्शनिक दृष्टिकोण यानी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 43। निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया। तो ये पॉल एच एपलबी थे जिन्होंने सार्वजनिक और निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया। प्रश्न क्रमांक 43 का उत्तर होगा डी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 44 में। प्रश्न क्रमांक 44 का आपके सामने है। 9 लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक संपादित हुई। तो यह 9 लोक प्रशासन के लिए जो पहली पुस्तक थी वो फ्रैंक मेरिनी की पुस्तक थी। ठीक, इनकी पुस्तक का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रूक पर्सपेक्टिव्स। तो यह जो पुस्तक थी फ्रैंक मेरिनी की, यह इसी पुस्तक से 9 लोक प्रशासन की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 44 का उत्तर होगा ए, फ्रैंक मेरिनी। आगे है प्रश्न क्रमांक 45। एल्टन मेयो तथा उनके साथियों द्वारा हाथरॉन प्रयोग किए जाने से 9 विचार उत्पन्न हुए। तो जो हाथरॉन प्रयोग किए गए थे उसमें यह देखा गया था कि किस तरह से मानव संबंध या मानव के स्वभाव, मानव के की जो आंतरिक अनुभव है उसके, वह किस तरह से उत्पादन कार्य को या जो औद्योगिक व्यवस्था है या जो भी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट है, उसको किस तरह से प्रभावित करती हैं। अर्थात प्रशासन में मानव संबंध का क्या महत्वपूर्ण रोल है, इसके लिए हाथरॉन प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा मानव संबंध सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 46 आपके सामने है। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रबंध अनौपचारिक ग्रुप गतिविधियों में शामिल नहीं होता। बाकी प्रतिदिन कार्य योजना यह वैज्ञानिक प्रबंध की महत्वपूर्ण विशेषता, यानी डेली टू डेली आप क्या काम करना है इसकी प्लानिंग तैयार करें। कार्य स्थिति का मानक, यानी काम की जो स्थितियां हैं उनके लिए एक नॉर्म्स डिसाइड करें, एक मानक निर्धारित करें और उससे पालन करें। तीसरा है कार्यविधिक मानक, यानी काम का जो सिस्टम होगा, जो प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, उसके लिए एक मानक निर्धारित करें। तो ये तीनों सही हैं। जबकि अनौपचारिक बातें यानी जो ग्रुप डिस्कशन या कुछ इस तरह की बातें हुए, उनके लिए वो वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता, यानी ऑप्शन ए गलत है। इसका सही ऑप्शन ए होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 47 में चलते हैं। किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्ग में विभाजित किया। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। विप्नर तथा प्रेस्थस,
बी ऑप्शन है एल डी वाइट, सी ऑप्शन है जे डी मूने और डी ऑप्शन है लेपावस्की। तो इसमें 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा एल डी वाइट यानी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 48। उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों को क्या कहते हैं? तो उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच जो संबंध होता है वह कहलाता है पद सोपान यानी हायरार्की। ठीक। अगला प्रश्न है 49। प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए किसके प्रति? तो लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए यानी ऑप्शन ए सही है। संविधान के लक्ष्य के प्रति, यह भी सही है। सामान्य हित के प्रति, यह भी सही है। ऑप्शन जो 4 है वह है शासक दल की विचारधारा के प्रति, तो शासक दल की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 50। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण में समाविष्ट है। कौन कौन सी बातें त्रिसूत्रीय वर्गीकरण में आती हैं? तो मैक्स वेबर की सत्ता संबंधी वर्गीकरण में जो बातें आती है उसमें है परंपरागत सत्ता, चमत्कारी सत्ता और विवैध या विवेकी सत्ता। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, यह तीनों ऑप्शन सही हैं। वंशानुगत सत्ता के बारे में मैक्स वेबर ने नहीं बताए हैं यानी पहला ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से हमने यूजीसी नेट जून 2006 में पूछे गए 50 प्रश्नों को हमने कवर किया है। उस समय सेकेंड पेपर जो था वह ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। थर्ड पेपर जो होता था नेट का वह पेपर लिखित होता था यानी रिटन एग्जाम देना पड़ता था उसके लिए। तो उस समय बहुविकल्पी नहीं था, हम केवल बहुविकल्पी प्रश्नों पर अभी कवर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।